ओके जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल डेक्लेरेशन का जो टॉपिक था, वेरिएबल क्रिएशन का, डेक्लेरेशन का, वो हम लोग को थोड़ा सा गो थ्रू हुए थे। हमने एक दो प्रोग्राम्स भी करके देखे थे कि हाउ कैन वी यूज़ वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम एंड व्हाई वी यूज़ वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम। वेरिएबल्स के बारे में सुना था, पढ़ा था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम रीयूजेबिलिटी के पर्पज़ से जो है वो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें भी वेरिएबल्स को ही मैंने यूज़ किया है। एक छोटा सा सिंपल सा कह लें कि मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया है। मैंने किया क्या इसमें, बेसिकली मेन लाइन अगर आप देख, फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, लाइन नंबर 4, उसमें मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं 3 मार्क्स की एवरेज, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मार्क्स ले रही हूँ एज इनपुट और उसकी एवरेज कैलकुलेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि वेरिएबल्स के नाम रखना इज़ टोटली अप टू यू। आप जो वेरिएबल के नाम रखने के लिए जो रूल्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे, पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल लिए हैं, M1 M2 M3 के नाम से। आप मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 ले लें, ठीक है। या और किसी तरह डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं आप 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम रखने के लिए, मार्क्स वेरिएबल को सब्जेक्ट का नाम एज वेरिएबल ले लें, इट्स अप टू यू। और एक वेरिएबल लिया मैंने एवरेज स्टोर करने के लिए। मैंने तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। M1 इज़ इक्वल टू 76, M2 इज़ इक्वल टू 56, M3 इज़ इक्वल टू 89। आप भी कोई भी सी भी वैल्यूज़ दे दें। ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ दीज 3 वैल्यूज़। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सो टोटल कैसे करना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इस कैलकुलेशन के अराउंड जो है आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। क्यों करनी है अभी बताती हूँ। एंड देन डिवाइडेड बाय 3, कि M1 M2 M3 का जो वैल्यूज़ है उनको टोटल करो, सम करो और उसको 3 से डिवाइड कर दो। डैट विल बी एवरेज ऑफ योर मार्क्स। और इसको स्टोर किस में करना है, AVG नामी वेरिएबल में। मैंने इंटीजर ही लिया है, अभी मैं दूसरी डेटा टाइप्स के साथ नहीं काम करी। फ़िलहाल आप इसी में अपना कंसेप्ट क्लियर करें। आप पॉइंट वाली वैल्यूज़ चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर लें तो फ्लोट कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम फ्लोट करते हैं क्योंकि हम इतनी लार्ज वैल्यू के साथ काम नहीं करते कि हमें डबल की ज़रूरत पड़े, तो आप फ्लोट ले लें। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इंटीजर ही लिया है। तो ये फार्मूला एवरेज कैलकुलेट करने का, M1 M2 M3 के इर्द गिर्द मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हैं। अगर आप नहीं लगाते तो क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट्स को मिस कर देते हैं तो वो सिंपली क्या करेगा कि M3 को, सिर्फ M3 को 3 से डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा डी मैथ्स रूल के मुताबिक वो डिवीजन पहले करेगा। तो जो आंसर आएगा उसमें फिर M2 और M1 को ऐड कर देगा, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। पहले आप चाहते हैं कि तीनों की वैल्यू सम हो और फिर वो 3 से डिवाइड हो। तो अगर वो काम करना है तो आपको, क्योंकि प्रायोरिटी प्रेफरेंस जो है वो ब्रैकेट्स की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी कि पहले ये कैलकुलेशन होए, सम होए एंड देन 3 से डिवीजन होए और फिर जो है वो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। एंड आफ्टर कैलकुलेशन डेफिनेटली, अब आपने कैलकुलेशन की है, प्रोसेसिंग की है कोई, तो आप उसको स्क्रीन पे उसकी आउटपुट भी देखना चाहते हैं। और आउटपुट देने के लिए कौन सी कमांड आप यूज़ करते हैं, डैट इज़ सी आउट। और साथ थोड़ी सी मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी है। कोटेशन मार्क्स में मैंने बताया था आपको, जब आपने स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, एज इट इज़ स्क्रीन पे छापना है, तो आप उसको कोटेशन मार्क्स में यूज़ करते हैं। मैंने मैसेज दिया जी एवरेज मार्क्स आर, और साथ ही एंगल ब्रैकेट्स, डबल एंगल ब्रैकेट्स, AVG जिस वेरिएबल में कैलकुलेट हुई है मैंने उसको डिस्प्ले करा दिया। चलिए इसको कंपाइल करके और रन करके देखते हैं। कंपाइल मैंने किया है, देयर इज़ नो एरर। रन करके देख लेते हैं। ओके जी, एवरेज मार्क्स आर 73। ये आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन पे आ रही है, एवरेज मार्क्स आर 73। 73 पॉइंट समथिंग डेसिमल में वैल्यूज़ बनी होगी, लेकिन चूँकि मैंने
डेटा टाइप इंटीजर की यूज़ किए हैं लाइन नंबर 4 पे, इसलिए उसने उसको वैल्यू को जो पॉइंट के आगे डेसिमल वैल्यूज़ हैं उसको डिस्कार्ड करके आपको जो होल डिजिट है, होल नंबर जो है वो एज एन आउटपुट दे दिया। क्लियर जी। अब आप इसी प्रोग्राम को डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो सेम हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन दूँ जी के कोई से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लें, इनपुट लें उसकी और उसकी एवरेज कैलकुलेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो एक और वेरिएबल यहाँ पे ले क्रिएट करे सम के नाम से। सम के अंदर वो जो है पहले वैल्यूज़ को सम करें, जैसे मैं आपको सामने कर रही हूँ, देखें ज़रा। सम सम एक और वेरिएबल मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने कैलकुलेट किया है सम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम, ये देखें, ठीक है। और बाद में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बजाय मैं उन तीनों का सम करूँ, अब M1 M2 M3 को, मैंने क्या किया कि जी सिंपली सम डिवाइडेड बाय 3। देख रहे हैं जो पिछली अप्रोच थी दैट वाज अ बिट डायरेक्ट, वो थोड़ा सी डायरेक्ट अप्रोच थी कि एवरेज कैलकुलेट करते हुए मैंने तीनों को सम किया और फिर उसको 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि सम को मैंने एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर एवरेज के लिए सम डिवाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। हुआ क्या है, बस एक हम लोगों ने वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिया। ये प्रोग्राम क्या करेगा, अगर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रैम के अंदर पहले 4 वेरिएबल्स क्रिएट हुए थे, 5 क्रिएट हो गए। थोड़ी सी जो स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है उसमें इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। इंटीजर वेरिएबल का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स। एक इंटीजर वेरिएबल रैम में 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। इफ़ यू आर यूजिंग 4 वेरिएबल्स, 4 into 4 means 16 bytes will be occupied in RAM. Okay, if you are using 5 variables, 5 multiplied by 4 means 5 multiplied by 4 is equal to 20 bytes will be occupied in the रैम। तो थोड़ी सी ये चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आप अपनी बुक के अंदर जाके डेटा टाइप्स का टॉपिक ज़रूर पढ़ें, उसमें हर डेटा टाइप के बारे में बताया गया कि आईएनटी डेटा टाइप क्या करती है, फ्लोट क्या करती है, करैक्टर क्या करती है, और रैम के अंदर ये डेटा टाइप का वेरिएबल कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 16 बाइट्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ा सा पढ़ें तो डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, हम लोगों ने इसमें एवरेज कैलकुलेट की, एवरेज ऑफ मार्क्स। इसी तरह आप 4 सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट की, 10 सब्जेक्ट की, 15 सब्जेक्ट की, जितनी मर्जी वैल्यूज़ की जो है एवरेज और सम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं, सोल्यूशन के साथ भी हैं, उनको भी देखें और उसको थोड़ी उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके जी स्टूडेंट्स, अभी जो आज का सेशन है, कल जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर सेंड किया था उससे रिलेटेड है कि अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट की समझ न लगी हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट वीक में हमारा एक ही लेक्चर हुआ था, इस वजह से उसको हमारे कोर्स को बैलेंस करने के लिए जो है वो इस वीक में मैंने 3 सेशंस रखे। आज हमारा 3rd सेशन है। कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उसमें सीन का यूज था, यूजर डिफाइंड इनपुट का यूज था कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। वेरिएबल्स में हम बजाय इसके कि प्रोग्राम में ही इनपुट दें और हर दफा जब जब प्रोग्राम को रन करेंगे यू विल गेट द आउटपुट ऑफ द सेम इनपुट, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसको यूजर डिपेंडेंट कर दें कि यूजर को चॉइस दे दे कि एट द रन टाइम वो जो भी इनपुट वैल्यू देना चाहे वो दे और उस पर प्रोसेसिंग हो और हमें आंसर मिल जाए। एनी क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर ले। और मैंने शायद वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि इनका यूज आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो इससे पहले हमने जो 2-3 प्रोग्राम्स वेरिएबल रिलेटेड करके देखे हैं, आप उसमें भी वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, चेंज कर लें प्रोग्राम्स को, यूजर से इनपुट लेके और फिर उनको प्रोग्राम्स को रन करके देखें।
फाहद प्लीज स्टूडेंट्स की जो है क्लास की अटेंडेंस ले ले। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। किसी का कोई एरर आ रहा है तो वो जो है स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, सीआर को सेंड कर दे, फिर आगे वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा। या ग्रुप में सेटिंग्स को थोड़ा वो बाकी मेंबर्स को भी अलाउ कर दे ताकि वो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। साथ साथ बुक को भी जरूर साथ रखा करें, उसमें टॉपिक को कंसल्ट किया करें। बहुत कोई लंबा चौड़ा टॉपिक तो नहीं होता, शॉर्ट शॉर्ट चीजें ही हैं, लेकिन उनके बारे में अगर साथ ही थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो वो आपकी नॉलेज में ही इजाफा होगा। कि शायद हो सकता है मैं कुछ बताना भूल जाऊं बीच में और कुछ इस तरह। तो साथ साथ बुक को भी जरूर देखा करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप लास्ट टाइम बता रहे थे कि जो हेडर फाइल है उसकी हम्म। एक्सटेंशन होती है वो डॉट एच है, लेकिन आईओ स्ट्रीम के साथ हम नहीं लगाते। तो आयो स्ट्रीम मैम हेडर फाइल नहीं है, शायद ये आपने हेडर फाइल गौर नहीं किया। आईओस्ट्रीम इज नॉट हाइडरफाइल। आईओस्ट्रीम ऐसे है जैसे कोई फोल्डर है उसके अंदर फाइल बनी हुई पड़ी हुई है। ओके So मैम। IOStream is just like a folder. It's just like a section of any library जिसके अंदर जाके आप बुक को सर्च आउट करते हो। वो बुक जो है वो समझे आप लोगों की लाइब्रेरी फाइल है या हेडर फाइल। IOStream नेम स्पेस है, बेसिकली हेडर फाइल नहीं है। सॉरी, मैम नेम स्पेस जो एसटीडी है वो नेम स्पेस है, वो हेडर फाइल नहीं है। आईओस्ट्रीम के साथ डॉट एच इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आईओ पुराने जो वर्जन है उसमें डॉट एच साथ लगाना पड़ता था। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि एसटीडी की फाइल है, तो ये जो है ये एक हेडर फाइल ही है। पुराने वर्जन में होता था कि डॉट एच साथ लगाते थे। मैम अगर कोई और हेडर फाइल हम इंक्लूड करना चाहें तो उसके साथ डॉट एच लगाएंगे या नहीं? ये डिपेंड करता है कि वो हेडर फाइल जो है वो नेम स्पेस एसटीडी की है या नहीं है। अगर उसकी उसी की है तो डॉट एच नहीं लगेगा, अगर उसके अलावा है तो फिर शायद डॉट एच लगाना पड़े। लेकिन हम लोगों ने जितनी भी काम जो भी वर्किंग करनी है ना हम लोगों ने, वो हमारी आयो स्ट्रीम के थ्रू ही हो जानी। हेडर फाइल्स तो बहुत सारी है, बट हम लोग सबको एक्सप्लोर नहीं करेंगे किस हेडर फाइल में क्या। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों की जो सी प्लस प्लस की जो इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं, जो जहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल किया है, उसमें भी एक फोल्डर आपको मिलेगा हेडर फाइल्स के नाम से। या फिर आप उसको गूगल करें कि डेव सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स कौन कौन सी, किस किस की क्या वर्किंग, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैम ये जो हम नेम स्पेस एस्ट्री लगाते हैं ये आईओ स्ट्रीम की वजह से लगाते हैं? हाँ, आयो स्ट्रीम के। ओके मैम, शुक्रिया। फाहद है क्लास में मौजूद है सीआर? ठीक है। कोई और क्वेश्चन है जी सी इन स्टेटमेंट से रिलेटेड तो मेरे से पूछ ले। डाटा टाइप्स के बारे में जरूर पढ़िएगा, रीड आउट कीजिएगा कि कौन सी डाटा टाइप किस तरह की वैल्यू के लिए डील करते हैं, हम यूज करते हैं। क्योंकि कल को फिर ये ना हो कि आप कहें जी कि मैम ने तो ये वाली डाटा टाइप तो पढ़ाई नहीं की, वो मैंने आप लोगों पर छोड़ी हुई है कि बुक से आप लोगों ने उसको खुद से रीड करना है। जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेट विल बी आईएनटी, इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए। करेक्टर भी यूज कर सकते हैं सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए। करेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो सिंगल करेक्टर, सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, उसके लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप भी हम पढ़ सकते हैं। स्ट्रिंग में पूरा जो है कह लें कि आप कलेक्शन ऑफ लेटर आ जाती हैं कि थोड़ा सा आपने कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, कोई वर्ड स्टोर करना है, उसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा भी यूज कर लेंगे। तो उसके अलावा जो उनसी है वो आपकी बुक में लिखी है, उनकी रेंज लिखी है कि कौन सी डाटा टाइप किस वैल्यू तक का नंबर स्टोर कर सकती है, उससे ऊपर नहीं कर सकती। अगर उससे ऊपर करनी है फिर आपको डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, कोई और इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो उसके लिए कौन सी इस्तेमाल होगी वो भी सारा कुछ बुक में लिखा हो, उसको पढ़ लें। और वेरिएबल्स के रूल्स, वेरिएबल का नाम रखने के लिए जो रूल्स थे उस पर नजर मार लें। तो आप लोगों ने वर्ड बाय वर्ड कुछ भी याद नहीं करना,
लेकिन बस आप लोग कंसेप्ट गेन कर लें कि अच्छा जी इसका ये वाला काम ऐसे होता है, ये वाला काम ऐसे होता है, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गूगल भी करते रहा करें, बुक का ये वर्जन जो है ना थोड़ा सा पुराना वर्जन है, जो पीडीएफ फॉर्म में है ना, साथ साथ गूगल भी करते रहा करें चीजों, कोई एरर आ जाता है उसको गूगल करें, ताकि आप लोगों को खुद से एक हैबिट डेवलप हो कि अगर एरर आता है तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। बजाय इसके कि उसको लेके बैठे रहे, बजाय इसके कि टीचर के रिप्लाई का वेट करें, आप खुद से भी एक अपने अंदर ये चीज क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें कि कोई एरर आ जाता है तो मैंने कैसे उसको सॉर्ट आउट जो है वो करना। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम ये जो है सेशन एंड करें, क्योंकि मकसद सिर्फ इसका आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही था कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी तो चलिए ठीक है, हम मीटिंग एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो मैं सेंड करूंगी, और इसी तरह फिर एक बाद में 10-15 मिनट का सेशन हो जाया करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू एवेलुएट एन एक्सप्रेशन। वैसे तो हम ये काम कर चुके हैं, हमने जो लास्ट 2-3 प्रोग्राम्स किए उसमें हम एक्सप्रेशंस के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें हमने सम किया, एडिशन किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एंड देन जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके देखा था। फॉर्मूला था यू हैव टू मेड कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस डिग्री टू फ़ारेनहाइट डिग्री, टेम्परेचर आपने लेना था, उसको कन्वर्ट करना था। मेरा ख्याल है सब लोग कर चुके होंगे। ओके, एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाए एक्सप्रेशंस का। तो एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन है जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। जैसे हमने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें z x y ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स की जगह कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो चेंजेबल नहीं होती प्रोग्राम में। आप एक्स वाई जेड वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के शुरू में अगर आप कहते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 100, दरमियान में आपको एक्स की वैल्यू को बदलना पड़ता है, 2-3-4 लाइन्स के बाद आप कह देते हैं जी एक्स इज़ इक्वल टू 200, ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर यही एक्स कांस्टेंट के तौर पे हम डिक्लेयर करें, उसका तरीकाकार ऊपर लिखा हुआ है, उसके शुरू में कीवर्ड लगा देते हैं CONST, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लगाने से आप पूरे प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू को तब्दील नहीं कर सकते, जितना मर्जी बार उसको इस्तेमाल करें बट यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है जी। सो एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज, या फिर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो आई होप आप लोगों ने मे बी फिजिक्स में पढ़े हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर। ठीक है जी, ये जो एंड, लाइक दिस, ये जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक, उनको भी देखेंगे डिटेल में। फिर हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। फिलहाल ये आगे ऑपरेटर्स आ गए जी, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड पे भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है जी यूनरी ऑपरेटर, जैसे माइनस लिखा हुआ है, एक प्लस प्लस लिखा हुआ है, माइनस माइनस लिखा हुआ है। पहले प्लस प्लस माइनस माइनस की बात करें, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, जब किसी वेरिएबल के साथ आप प्लस प्लस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी वैल्यू के साथ माइनस माइनस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो जाता है, जो भी उसकी वैल्यू है उसमें से -1 हो जाता है। ये है जी यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है। जैसे बाकी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई
एंड मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर, इसके लिए आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, प्लस करना, दो वैल्यूज़ को प्लस करना, माइनस करना, दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, डिवाइड के लिए भी और प्रोडक्ट और रिमाइंडर के लिए। लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर है उसके लिए आप सिर्फ एक ऑपरेंड उसके साथ लगाएंगे। लाइक प्लस प्लस है तो प्लस प्लस जिसके साथ लगा है उसकी वैल्यू में वन ऐड हो जाए, हमेशा वन ही ऐड होना, ठीक है। माइनस माइनस क्या करता है, वन डिक्रीमेंट करता है। आप इसको करके देखिएगा खुद से। और माइनस ऑपरेटर भी लिखा हुआ है, माइनस ऑपरेटर जो है जैसे हम कहते हैं जी टेम्परेचर इज़ -1, ठीक, हम कभी ये नहीं कहेंगे टेम्परेचर इज़ +1। सो माइनस जो है वो अकेला इस्तेमाल तो नहीं होता, बट ये माइनस जो है ऑपरेटर की वैल्यू को अफेक्ट करता है अगर साथ लगाओ तो। जैसे मैंने कहा जी -5 या -1, या हम कहते हैं वैल्यू माइनस में चली गई है, कुछ इस तरह करके डेली लाइफ की बात करें। ओके जी, बाइनरी ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने काम करके देख लिया है ऑलमोस्ट। मैं सपोज करूँ इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वालिटी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, या जिसमें वैल्यू असाइन हो रही होती है। राइट साइड से वैल्यू कैलकुलेट होके, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड से वैल्यू कैलकुलेट होके लेफ़्ट साइड पे असाइन होती है हमेशा। इक्वालिटी या असाइनमेंट ऑपरेटर की मैं प्रोग्रामिंग में बात करूँ, आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं। ए इज इक्वल टू 100, 100 राइट वैल्यू है, इसने ए लेफ़्ट पे है, उसको असाइन होना है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी में जो भी वैल्यूज़ है जमा होके लेफ़्ट साइड पे जो सी है उसको असाइन होनी है, सी वेरिएबल को। उसके आगे प्रोग्राम 3.3 है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो C++ के कहने के ओल्डर वर्जन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। उसमें देखे ना IOStream.h लिखा हुआ है, .conio.h लिखा, आपने .h नहीं लगाना, वॉइड मेन नहीं, मेन अगर आपको पता है ये पार्ट्स हम लोगों ने कैसे लिखने। यहाँ पे CLR एक फंक्शन है, ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। आप जब हम काम करते हैं तो जब जितनी दफ़ा हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो पिछली आउटपुट स्क्रीन पे होती है वो रेज होके हमें हमारी नई आउटपुट स्क्रीन पे मिलती है, ठीक है। पहले ये काम हमें मैनुअली करना पड़ता था। क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि स्क्रीन पे अगर ऑलरेडी कुछ डिस्प्ले हुआ था पहले, उसको क्लियर कर दो और फिर ये वाली आउटपुट को शो कर दो, और ये काम अब बिल्ट इन हो जाता है। उसके अलावा जी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक और तरीका है असाइनमेंट स्टेटमेंट को लिखने का। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे हम चलते हैं, ठीक है। कि जैसे ये सामने आपके इक्वेशन लिखी हुई है पेज के एंड पे, n इज़ इक्वल टू n+10। जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा करके उसी को अपडेट करना हो, जैसे a इज़ इक्वल टू लेट्स से 5 है, आप उसमें इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, 5 फर्दर का मज़ीद 5 ऐड करना चाह रहे हैं, आप कैसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू a+5, कि a की वैल्यू में 5 ऐड हो जाए, ठीक है, और a में वैल्यू उसकी नई वैल्यू अपडेट हो जाए। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू a+5 या फिर a प्लस इक्वल टू 5। ये कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। जैसे सामने लिखा हुआ है n प्लस इक्वल टू 10, ये क्या काम करेगा, n इज़ इक्वल टू n+10, ये वाला काम करेगा कि n की वैल्यू में 10 को जमा करके n को ही अपडेट कर देगा। ये प्रोग्राम 3.4 देखें जी, उसने कंपाउंड स्टेटमेंट, जितने भी कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं उनको कंपाउंड स्टेटमेंट के तौर पे बना के लिख दिया है कि ए में पहले वो 5 को ऐड करके अपडेट कर रहा है, फिर ए में 5 को माइनस करके अपडेट कर रहा है, ए में 2 को मल्टीप्लाई, ए को 2 से मल्टीप्लाई करके ए को ही अपडेट कर रहा है, ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके उसी को अपडेट कर रहा है। ये 3.4, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, इसे यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन किए गए हैं। और हर स्टेटमेंट को वो देखें, ए को कभी प्लस इक्वल टू कर रहा है, माइनस इक्वल टू कर रहा है, ए की वैल्यू देखें चेंज हो रही है, जो जो बनती जाएगी वो डिस्प्ले होती जाएगी। ए इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वेरिएबल है, अगर ए कांस्टेंट हो तो वो कभी भी ना चेंज हो, वो एरर देते, वो कहे जी नहीं ए की वैल्यू को आपने एक दफ़ा जो बन गई है लिखी है वही रहनी है, आप इसको री राइट, ओवर राइट, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी हमने बात की ऊपर प्लस प्लस ऑपरेटर की। ये प्लस प्लस ऑपरेटर जिस वेरिएबल के साथ लग जाता है उसकी वैल्यू में 1 का एडिशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
प्लस प्लस वाई। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखने की दो तरीकाकार है, दो फॉर्म्स है। एक है प्री फिक्स, एक है पोस्ट फिक्स। प्री फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले लगता है, साथ वेरिएबल लगता है। पोस्ट फिक्स में होता है ऑपरेटर बाद में लगता है, पहले वेरिएबल लगता है। जैसे लिखा हुआ जी प्लस प्लस वाई, प्लस प्लस वाई, वाई कोई वेरिएबल है, उसके शुरू में हमने प्लस प्लस लगा दिया ताकि वाई की वैल्यू में 1 का एडिशन हो जाए। ये प्री फिक्स फॉर्म है, प्लस प्लस पहले आ रहा है, प्री। ओके, नेक्स्ट है ना वाई प्लस प्लस, ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है कि इसके अंदर जो प्लस प्लस नामी ऑपरेटर है वो बाद में आ रहा है। पोस्ट मतलब आफ्टर दी ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का फ़र्क क्या है, अभी ऐसे लिखेंगे दोनों में ऐसा कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब हम इसको किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये फोकस करूँ, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू प्लस प्लस बी एंड a इज़ इक्वल टू बी प्लस प्लस। सपोज जी b की वैल्यू है, प्रोग्राम के शुरू में मैंने b को वैल्यू असाइन की है 10, ठीक है, दो वेरिएबल ले ली a b को रख दिया 10, b इज़ इक्वल टू 10। उसके बाद इक्वेशन आ गई जी a इज़ इक्वल टू प्लस प्लस बी। अब यहाँ पे देखें प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी है प्री इंक्रीमेंट फॉर्म। ये इसने करना क्या है, b की वैल्यू कितनी थी 10, प्लस प्लस ने क्या करना है 1 ऐड कर देना है। b की वैल्यू कितनी होगी 11, b की वैल्यू अपडेट होके 10 की बजाय अब 11 हो गई है, और फिर ये 11 वैल्यू जो है वो a को असाइन हो जाएगी। b की वैल्यू पहले 10 थी, ठीक है, देन उसको हमने 11 किया प्लस प्लस करके, और वो 11 जो है वो a को असाइन कर दिया। अब दूसरी तरफ जाएं जी, a इज़ इक्वल टू बी प्लस प्लस, इसमें ये फॉर्म है पोस्ट फिक्स फॉर्म। पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है, पहले b की वैल्यू a को असाइन होगी, फिर b की वैल्यू में 1 का एडिशन होना है। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे b की वैल्यू अगर 10 है तो 10 पहले a को असाइन होगी और फिर b की वैल्यू में प्लस प्लस, फिर b की वैल्यू अपने तौर पे 11 हो जाएगी। a को क्या मिला 10, 11 नहीं, क्योंकि b ने बाद में अपडेट होना। पोस्ट का मतलब है कि पहले दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करो फिर इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है जी। सो ये डिफरेंस है दोनों का। इसका भी नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है 3.5 एंड 3.6। इसको आप लोग एग्जीक्यूट करके देखें, इसकी वर्किंग, और इसको अंडरस्टैंड करें कि ये क्या। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, माइनस 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 1 करना वैल्यू में। इसमें भी प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का यही डिफरेंस है कि प्री में पहले डिक्रीमेंट होगा फिर कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और पोस्ट में पहले जो दूसरा ऑपरेशन है जैसे असाइनमेंट है, इक्वल साइन, वो काम होगा और फिर डिक्रीमेंट होगा। अगर तो असाइनमेंट नहीं हो रही, अगर आप सिंपली वैल्यू को प्लस प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, फिर प्री और पोस्ट का ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब असाइनमेंट हो रही है फिर फ़र्क आ जाता है कि पहले कौन सा काम होना है दोनों में से, ठीक है जी। सो 3.7 3.8 जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रैक्टिसेस हैं, ये आप लोगों ने करके देखनी है।